हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 नवंबर 2024 के दो प्रमुख समाचार दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को अमेरिका में चुनाव हुआ था, इसके बाद 6 को रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आ गया, यानी ट्रंप 2.0 आ गया है। और जून में मोदी 3.0 भी आ गया था, यानी मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं। दोनों के बड़े मधुर संबंध हैं। खुद संयोग देखिए कि जो तस्वीर हमने अपने दोनों के संबंधों को बयान करने के लिए पोस्ट की थी, आपको दिखाई थी। अगर आप वीडियो जाके देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसमें से एक तस्वीर को पोस्ट किया था, यानी वो तस्वीर का महत्व था। तो दोनों के बेहतर संबंध हैं, बड़ी लेख है। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 ये जो दो आया है, ये दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, यानी कैसे वो आकार दे सकता है। उसमें चुनौतियों को, अवसरों को, पारस्परिकता को, तनाव को, सबको समझने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ नई चीज़ें भी रहेंगी तो हम जोड़ेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो है, एक अध्ययन आया है, एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। पेरिस इकोनॉमिक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, उसका जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब बोलते हैं, विश्व असमानता लैब, उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया है। एक भारतीय और यांग करके दो लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें 1900 से लेके अभी तक वर्तमान समय तक लगभग 100-125 सालों में चीन में जो निर्माण क्षेत्र बढ़ा है, यानी चीन ने जो विकास किया है भारत से ज़्यादा, जबकि 90 के दशक में दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोली हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे जो उन लोगों ने कारण बताया, वो कारण बताया दोनों के देशों के शिक्षा के नीति और उसके विभिन्न चरणों का अंतर। तो वही है कि वह शिक्षा, वह सीक्रेट है जिसने चीन और अमेरिका, यानी चीन को भारत पे, चीन अमेरिका ने चीन को भारत पे बढ़त प्रदान की है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये एक तरह से बिल्कुल नया एंगल है, क्योंकि अब तक बाकी एंगलों में हमने देखा कि चीन ने जो है अपने यहाँ विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा दिया, चीन ने अपने यहाँ जो है उसके यहाँ पे वन जनसंख्या नीति, वन और उनकी सरकार और भी कई सारे पहलू थे। लेकिन जो ये पहलू है, ये अध्ययन में सामने आया है, शोध अध्ययन है, तो डिटेल एनालिसिस इसमें होगा और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हाउडी मोदी कार्यक्रम का था। मोदी और ट्रंप दोनों की दोस्ती के बारे में जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री इधर से कह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में भी कह चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ छुपी हुई नहीं है। इस दोस्ती के बावजूद भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिनके कारण जो है लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आएंगे। वो जैसे अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं, जो इलेक्टेड हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और इस तरह से वो एक आइसोलेटेड या पृथकतावादी विदेश नीति हो जाती है कि पहले अमेरिका को फोकस करो। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, वर्तमान भारत सरकार इंडिया फर्स्ट पर भी वो ध्यान दे रही है। वो अमेरिका फर्स्ट दे रही है, ये इंडिया फर्स्ट दे रही है। लेकिन इंडिया फर्स्ट के साथ साथ भारत ग्लोबल साउथ का आवाज़ भी कह रहा है और अमेरिका किसी भी वैश्विक पचड़ों से कहता है कि बहुत पढ़ चुके, अब हम बाहर निकलना है। लेकिन दोनों के संबंध इनके अवसर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो उनको जोड़ सकती हैं। जैसे चीन एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में दोनों के लिए होना, दोनों देशों का अपने अपने देशों में महत्व और अमेरिका में बढ़ते हुए जो भारतीय अमेरिकी हैं उनका तो प्रभाव आर्थिक दृष्टि से रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से वो डेमोक्रेट्स दल को देते रहे हैं। लेकिन उनकी नीतियों से परेशान होकर अब भारतीय अमेरिकी कहीं न कहीं रिपब्लिकन की तरफ मुड़ रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं मोदी का भी प्रभाव देखा जा रहा है। ये बात ट्रंप ने भी महसूस किया, इसलिए चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने मोदी के नाम को काफ़ी अच्छे से भुनाने की कोशिश की है। एक जो विजय जुलूस दे रहे थे, उसी में ही मोदी मोदी का नारा लगना शुरू हो गया था। आतंकवाद, सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो दोनों के संबंधों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि जो टैरिफ वाली बात है कि रेसिप्रोकल टैरिफ चाहिए या जो उनकी आवर्जन नीति है, ये चुनौतियां भारत के लिए और भारत के अर्थव्यवस्था के सामने आएंगे, जिसको दूर करने की कोशिश दोनों से की जाएगी। और उम्मीद है कि दोनों के जो संबंध हैं वो, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर हैं, इसलिए इस चीज़ों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं जल्दी जल्दी क्या बातें कह रहे हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आए हैं, दूसरी बार आए हैं।
तो उनका एक प्रश्न है कि इससे सवाल उठ रहा है कि दूसरा कार्यकाल अमेरिकी विदेश नीति और खास तौर से भारत अमेरिका संबंधों को कैसे आकार देगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप की विदेश नीति अमेरिकी फर्स्ट है और उनके अगले कार्यकाल में वो और भी बातें करेंगे, हम हर तरह के वैश्विक संबंधों से करके केवल अमेरिका पर फोकस करेंगे। दूसरी तरफ अगर ऐसा देखा जाए तो यह भारत के लिए एक चुनौती के लिए सामने आएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को उनके साथ मधुर संबंध तो हैं, अद्वितीय कूटनीतिक आधार हैं, लेकिन दोनों देशों के जो चुनौतियां हैं जिस पर अभी हमने चर्चा की है या आगे हम चर्चा करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक बाधक बनेंगे। फिर भी ये माना जाता है कि ये जो दोनों नेताओं के बीच ये संबंध है, इनके अपने व्यक्तिगत संबंध है, वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और जैसा कि ट्रंप ने कहा भी है कि वो अपने कार्यकाल में जब वो आएंगे तो वो दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होने देंगे या वो चाहेंगे कि युद्ध न हो। तो जो दो युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, मिडिल ईस्ट का चल रहा है, अगर ये रोकने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये भारत के अपने विकास के रास्ते के लिए भी मजबूत होगा। क्योंकि देखिए, आप अगर देखें तो भारत ने अपने एक लक्ष्य रखे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है। विकसित देश मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में तो हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग $14,500 से प्रतिवर्ष से ज़्यादा हो जाए। अभी कितना है? 2-2,500 यानी $2,700 के आसपास है, जिसके तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। बशर्ते भारत को चाहिए 10-15 साल का शांतिपूर्ण विंडो, आंतरिक रूप से शांति रहे, बाह्य रूप से संघर्ष न रहे। ऐसे में ट्रंप का सहयोग उनके लिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। देखते हैं कैसे हो सकता है। तो पहले देखिए कि दोनों देशों, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच महत्वपूर्ण मित्रता है। मित्रता ये है कि दोनों ने एक जो है राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती ने भारत अमेरिका संबंधों में मिसाल कायम की है। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्यापार समर्थक रुख और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रपति के ट्रंप के साथ एक समान विचारधारा वाला साथी पाया है। यही सोच ट्रंप की भी है। आर्थिक उन्नति, विकास वो अमेरिका के लिए सोचता है, भारत अपने लिए सोचता है। अब हमें यह है कि ये इसमें इन जो लगने से कुछ लग रहा है कि अमेरिका अपना हित सोच रहा है, हमें अपना हित सोच रहा है। जैसे सपोज दैट मैं अपना और आपका रिश्ता बताता हूँ, एक टीचर और छात्र का रिश्ता बताता हूँ। टीचर आता है, पढ़ाता है और उसके बदले में उसे कुछ मौद्रिक उम्मीद रहती है और या अपने करियर की बातें रहती है। शिक्षक ज्ञान लेता है तो देखने में लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए सही ढंग से अगर दोनों अपने अपने काम करें तो एक ही पूरक की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही भारत और अमेरिका के संबंधों को भी आप पूरकता के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है और या जो उनकी और नीतियां हैं, वो भारत के जो वर्तमान सरकार है या जो भारत आगे विकसित होना चाहता है तो उसके लिए जो उसे चाहिए उसमें वो पूरकता का काम भारत अमेरिका के लिए कर सकता है, अमेरिका भारत के लिए कर सकता है। जैसे दोनों नेता व्यापार नवाचार को बढ़ा सकते हैं, डीरेगुलेशन को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास के उद्देश्य से नीतियों का समर्थन कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में अमेरिका और भारत संभावित रूप से वैश्विक आर्थिक मंच पर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। कैसे, क्या देखें अगर तो देखिए, दोनों राष्ट्र समान हितों से प्रेरित है। हित क्या है? भारत का लक्ष्य है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, हालांकि वो तो पहली दूसरी बनना है लेकिन तीसरी बनना है। उधर अमेरिका का क्या है कि उसका मुकाबला सीधे चीन से हो रहा है, वो चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और ऐसे में इन दोनों की जो अगर उसे चीन का अगर कोई प्रतिद्वंदी होना पड़ेगा, यानी चीन उसका प्रतिद्वंदी है तो उसे चीन के लिए अगर काउंटर करना हो तो उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चीन के ही समान हो और चीन से भी थोड़ा ताकतवर हो और उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। तो वो केवल भारत में क्षमता है, न जापान में है, न ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जो चीन के बराबरी कर सके। अगर वास्तविकता देखा जाए भारत में वो सारी चीज़ें हैं जो चीन से बराबरी कर सकती है। कहाँ चूक रह गई? नेक्स्ट वाला जो हम आर्टिकल उसमें शोध अध्ययन है उसमें आप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये उनकी तलाश है। ऐसे में दोनों की मित्रता एक दूसरे की मदद कर सकती है। कैसे मदद कर सकती है देखिए, वो आगे हम देखेंगे। देखिए, ट्रंप मोदी गठबंधन न केवल आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकता है बल्कि आतंकवाद और इंडो पैसिफिक स्थिरता को भी मुद्दों पर रणनीतिक संरेखण भी प्रदान कर सकता है। भारत के रणनीतिक स्थान पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोनों नेता एक दूसरे की ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे भारत अपने इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज जो हैं उनके साथ जो है संबंध रखता है। जैसे चीन है, हर देशों में अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की तरह अपनी उपस्थिति या अपना बेस बनाता है। अमेरिका भी यही किया। भारत ने क्या किया?
जो इंडियन ओशियन के देश हैं उनमें उनको खुद मजबूत किया कि वो उसके पहरेदार के रूप में हो, तो व्यक्तिगत रूप से उनकी संप्रभुता भी बची रही और हमारे सुरक्षा हित भी जरूर हो गए कि अगर कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें सूचना मिल जाएगी जिससे हम उससे काउंटर कर सकते हैं। ये चीज़ें अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वो अपने प्रभाव को बढ़ाने से अच्छा है चीन को काउंटर करना है तो भारत मजबूत हो जाएगा। तो भारत की तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से वहाँ पे केंद्रीय स्थिति है और भारत को खुद ही चीन के प्रभाव को रोकना है। ऐसे में अगर वो भारत को मजबूत कर देगा तो उसके हित अपने आप इंडियन ओशियन में उसके हित अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ पे उसको कौन सा अपने कब्जा करने आना है। हाँ, अगर कब्जा करने की भावना होगी तब हो, लेकिन ट्रंप क्या है, वो अमेरिका फर्स्ट है, उसको अमेरिका को विकसित करना है, आगे ले जाना है, दुनिया के देशों में अपने प्रसार नहीं करना। इसलिए अमेरिका ट्रंप कहता है कि मेरे कार्यकाल में कभी युद्ध नहीं हुआ, केवल हमने ICC से यानी आतंकवाद से युद्ध लड़ा है। ठीक है, तो ये चीजें आई हैं। देखिए कैसे अगर व्यापारिक हितों को देखें तो उसमें जो एक प्रमुख भूमिका और अदा कर रहा है दोनों के करीब लाने में, अपने व्यक्तिगत संबंध तो है ही है, लेकिन भाई राजनेता हैं, राजनेताओं को वोट से मतलब होता है। और मोदी के जो वोटर हैं वो तो चलो अलग बात है, जो अमेरिका के देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ, खासतौर से मोदी की तरफ आकर्षित जो कर रहा है वो एक कारण और भी कर रहा है कि जो डेमोक्रेट्स रहे, जो भारतीय नागरिक, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, वो काफ़ी अमीर भी हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हैं, लेकिन परंपरागत रूप से वो डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े रहते थे, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जो है आवर्जन नीति को रोकने की बात करती है, वो अपने लोगों की बात करती है, तो ये उनके लिए लगता है कि थोड़ा सा असहज थे। लेकिन पिछली सरकारों में जो रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा बल, अमीरी पे बहुत, यदि आप सोचिए कि कोई भारतीय या दुनिया का कोई भी नागरिक जो लीगल तरीके से वहाँ पे गया हो, वहाँ गया है क्यों, अमेरिका में क्यों गया है, पैसा ही कमाने ना, अमीर होने न गया है। तो जब अमीर होने गया है और वहाँ की सरकार कहे कि नहीं हम अमीरी पर रोक लगाएंगे, तो फिर उसको वहाँ पे रहने का मतलब क्या है, तो ऐसी व्यवस्था से तो वो नाखुश होगा। साथ ही साथ वहाँ पे ओकेजम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ के विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो डेमोक्रेट्स वाले वैल्यूज़ वाले हैं कि उनके बच्चों पे, जैसे भारतीय समाज अपने बच्चों का ही उनका सब कुछ होता है, और वो उनके लिए एक कहते हैं ना, एक एक्सीडेंटल घटना नहीं होती कि हस्बैंड वाइफ शादी करें और एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गया ना, वो उनकी फैमिली प्लानिंग और उनके फ्यूचर की रणनीति, यहाँ तक कि अगर हिंदू धर्मशास्त्रों में देखा जाए तो जो उनके मोक्ष है और जो उनका मृत्यु के बाद का भी जीवन है, उसके लिए भी उनके जो है पुत्र पुत्री की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यवस्था ऐसी चल रही है जो उस फैमिली सिस्टम को तोड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कचोटता है। यही कारण रहा है कि भारतीय अमेरिकी जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते थे, इस बार बहुतायत में उन्होंने किसको वोट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से। हालांकि उसमें काफी भूमिका जो विवेक रामास्वामी जो उनके हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने को इन डेमोक्रेट की नीतियों के साथ वो जुड़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये बातें भी है कि ये जो बदलाव है भारतीय अमेरिकियों का डेमोक्रेट से रिपब्लिकन, उसमें मोदी की भी भूमिका है। मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ, आप जाके ट्रंप जब उसमें एक तरह से था कि जीत जाएंगे और अपना विजयी भाषण दे रहे थे, उस दौरान भी मोदी मोदी के नारे लगे थे। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप को भी पता है कि उनके विजयी भाषण में भी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में मोदी का क्रेज है। इसीलिए ट्रंप ने हिंदू मोदी को खूब चुनाव में जो है भुनाया है। और राजनेता करता ही कि उसको वोट लेना है तो इमोशनल मुद्दे भी उठाता है, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं रिपब्लिकन जो ट्रंप और उनके पूरे रिपब्लिकन पार्टी और जो लोग हैं, उनको भारतीयों के हितों के प्रति, भारत के हितों के प्रति थोड़ा सा लचीला रुख अपनाने को प्रेरित करेगा। आगे देखते हैं कि आर्थिक संबंधों में पारस्परिकता और तनाव। देखिए, दोनों देशों के बीच व्यापार एक नाजुक संबंध है। कैसे नाजुक संबंध है? अमेरिका जो है, जो ट्रंप हैं, वो पारस्परिक कर, रेसिप्रोकल कर करते हैं। तो हमारे पर 10% लगाओगे, हम भी तुम पे 10% लगाएंगे, हमें छूट दोगे तो हम तुमको छूट देंगे। ये सिद्धांत पे ट्रंप चलते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो दुनिया के अन्य देशों पर 20% कर लगाएंगे और चीन पे 60% कर लगाएंगे। 16 में वो कर भी चुके हैं, और भारत और उनके साथ मैंने पढ़ाया भी है, कई सारे कर विवाद हो चुके हैं, हार्ले डेविडसन और ये सारी बातें हो चुकी है, जिसका प्रभाव किससे पड़ेगा? टैरिफ जो है का IT, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों पर पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं भारत के ऐसे उद्योग हैं जो इन अमेरिका पे उनकी निर्भरता है। लेकिन ट्रंप का एक और विचार है कि वो कह रहे हैं कि वो चीन से डिकपलिंग करेंगे अपनी इकोनॉमी को, और चीन की डिकपलिंग करने का अर्थ है, चीन इस समय दुनिया का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ से अगर अमेरिकी कंपनी या डिकपलिंग होता है
या वो कहते हैं हम 60% टैक्स लगाएंगे, तो निश्चित रूप से जो अमेरिकी कंपनियां चीन में बना रही हैं उनको 60% देना पड़ेगा, तो वो सामान जो है अमेरिका में महंगा होगा। तो उनके लिए विकल्प क्या है कि चीन से बाहर जाए, और चीन से बाहर जाएंगे तो उनके लिए भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और भारत पहले से ही अपनी नीतियां, प्लानिंग सब 10 साल से तैयार करके रख रखा है। कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने की कोशिश लगातार चल रही है, और ऐसे में भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए जो इच्छुक अमेरिकी कंपनियां हैं वो निवेश करने के प्रति आकर्षित हो सकती हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के इकोनॉमिक फोरम में प्रश्न पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि देखिए 90 के दशक में या 90 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चली थी हवा ग्लोबल सप्लाई चेन की, उसमें हम पीछे छूट गए थे। लेकिन जो फिर रीग्लोबलाइजेशन हो रहा है कोरोना के बाद, जो डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी और चाइना प्लस की हो रहा है, ट्रम्प के आने से जो अगर डिस्रप्शन होगा चाइना के साथ अमेरिका के व्यापार में, तो भारत उस जो फल खाने से छूट चुका था, उनका शब्द है कि जो सेव खाने से हम उस समय चूक गए थे वो सेव खाने को हमें मिल सकता है, और कौन से जाने वो पूरा सेव हमारा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक अवसर खुला कर रहा है। आव्रजन नीति और संबंधों के बीच एक विवादित मुद्दा है, ये एक प्रमुख मुद्दा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम इलीगल्स को बाहर करेंगे, और वो जो आव्रजन नीति को भी सख्त लागू करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से H1 वीजा, इसको लेकर चिंता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी उसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था तो भारत के विदेश मंत्री का कहना है कि हमें समझना पड़ेगा दुनिया रीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। रीग्लोबलाइजेशन में हमें एक मोबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की मोबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें हम खुद अपने जो विदेश नीति के कार्यकर्ताओं, मतलब जो लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसी आव्रजन नीति को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हों, उनके कार्यस्थल से जुड़े हुए लोग हों, उनकी मोबिलिटी को आसान किया जाए। बाकी अन्य आव्रजन या जो इमिग्रेशन की चीज़ें हैं वो अलग तरीके से प्रबंधन की जाए। यानी कहीं ना कहीं एक लाइन खींच रहे हैं कि इमिग्रेशन पे सख्त है, लेकिन हमें वर्क प्लेस ऑफ मोबिलिटी को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के आर्थिक हित, खासतौर से वहाँ का निवेश आएगा, वहाँ की पूंजी आएगी, यहाँ का निवेश वहाँ जाएगा, इसको लेकर हमें मोबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इसमें नहीं लिखा है। लेकिन उस इंटरव्यू को आप उनका देखेंगे जो है भारत के विदेश मंत्री का, तो निश्चित रूप से वो पाएंगे। आगे देखें तो अगर इंडो पैसिफिक में रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा देखें तो देखिए भारत अमेरिका का रक्षा संबंध हाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये आगे बढ़ सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो सहयोग की बात है वो काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, क्योंकि चीन का खतरा दोनों देशों को एक दूसरे से सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो ये कोई बहुत मुद्दा, इसमें तो बढ़ावत आएगी ही आएगी। आतंकवाद का मुकाबला करने का साझा लक्ष्य है। देखिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के लिए साझा हित है, क्योंकि ट्रंप पहले कार्यकाल में भी आतंकवाद, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा ISIS के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि वो आतंकवाद का, तो आतंकवाद को लेकर ट्रंप बहुत जो है कड़ा रुख अपनाते हैं, बिल्कुल नॉन अपॉलिटिकल, बिल्कुल ब्लंट रूप अपनाते हैं, और भारत भी सख्त रहा है आतंकवाद को लेके। ऐसे में अगर दोनों देश साझेदारी बढ़ाते हैं तो आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। और ऐसे देश जो अपने यहाँ पे आतंकवाद का पनाह दे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि कनाडा है, ऐसे देशों पर दबाव बनेगा कि वो पनाहगाह के रूप में न बने, और चीज़ें दिखाई भी देनी शुरू हो गई होगी आपको। ठीक है, अगला जो देखें कि संतुलित और मजबूत संरेखण की ओर, तो चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे सामने ऐसे कुछ अवसर हैं, जैसे व्यापार है, जैसे कि आव्रजन को लेकर मोबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस है, या आतंकवाद है, या रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र हैं, जो दोनों देशों को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा वो सीक्रेट है जिसके कारण चीन ने भारत से आर्थिक बढ़त हासिल की है। अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जो है, उसमें एक भारती करके हैं और यंग करके, उन्होंने वर्ष 1900 से लेकर वर्तमान समय तक के लिए दोनों देशों की शिक्षा नीतियों का अध्ययन किया है, और नीतियों के अध्ययन करके यह पाया है कि शिक्षा के अंतर के कारण, शिक्षा नीति में अंतर के कारण, उसमें कई पॉलिसी है, अगर हम देखेंगे कि उसके अंतर के कारण 90 के दशक में दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है, लेकिन परिणाम अलग है। आज दोनों देशों ने गरीबी रेखा से अपने काफ़ी लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन अगर परचेसिंग पावर पैरिटी पर भी दोनों देशों की मुद्राओं को अगर तुलना कर दिया जाए, तब भी
चीन की प्रति व्यक्ति आय हमारे से दूनी है, न की जाए तो ज़्यादा ही है मार्केट पर, लेकिन अगर परचेसिंग पावर पैरिटी पर भी देखा तब भी चीन हमसे दुगना प्रति व्यक्ति आय रखता है, जो कहीं न कहीं कुछ उसमें उसके आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, जिसके पीछे की चाबी जो है ये कह रहे हैं कि शिक्षा है। कैसे? देखिए, परिचय के रूप में देखिए, दुनिया की 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। 90 के दशक की शुरुआत में दुनिया के लिए इनका उन्होंने खुलना शुरू किया था, लेकिन दोनों देशों ने तेजी से विकास किया, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। फिर भी चीन की प्रति व्यक्ति आय आज परचेसिंग पावर पैरिटी के रूप में भी के बावजूद भी भारत से दुगनी है। क्यों है? उसके पीछे क्या वजह है? तो देखिए, परंपरागत जो वजह बताई जाती है कि 90 की दशक के शुरुआत में चीन और भारत ने वैश्वीकरण शुरू किया। चीन क्या बनाना शुरू किया? खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहां से फैक्ट्री बनाना शुरू किया। बाद में वो ईवी बनाने लगा, सोलर वोल्टिक फैल और सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ा, और भारत किधर चला? भारत कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं की तरफ बढ़ा। और क्या बताया जाता है? और यह बताया जाता है कि चीन ने अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए सख्ती से वन चाइना पॉलिसी 70 के दशक में ही शुरू किया, जिसके कारण उसको 90 के बाद से एक बड़ा जो है वर्किंग एज मिला, लेकिन उसमें जनसंख्या का प्रेशर कम था, जिसके कारण वहां पे तेजी से विकास हुआ, जिसका लाभ भारत को अब जाके मिलना शुरू हुआ है। लेकिन वो चुनौतियां हैं, वो अलग देखेंगे। तीसरा ये कहा जाता है कि वहां पे साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था निर्णय लेने में आसानी करती है, जबकि भारत में डिस्ट्रप्शन था। आप सोचिए, 90 से लेकर 2004 या अभी 14 तक देखिए कि 90 से लेकर 14 तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही है, और इसमें कई सारा आयाराम गयाराम, लेन देन, सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतियों को ढुलमुल नीतियां बनाने पर या पॉलिसी पैरालिसिस का नीति दी, जबकि वहां पे नहीं। ये सारी चीजें तो है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो इस अध्ययन में कहा कि दोनों द्वारा आधुनिक शिक्षा को अपनाने में लंबे इतिहास में एक तीव्र अंतर है, बदलाव है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे कह रहा है कि क्या होगा कि सतह के नीचे एक और अधिक मौलिक शक्ति काम कर रही हो, जो दोनों देशों द्वारा आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लंबे के इतिहास में एक तीव्र अंतर को दिखा रहा है। जैसे नितिन कुमार भारती और ली यांग द्वारा जो है एक शोध किया गया, 21वीं सदी में चीन और भारत का निर्माण कैसे हुआ। ये शोध थीसिस है, और ये थीसिस पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के विद्वानों द्वारा 1900 से लेके वर्तमान तक जो चीन और भारत में शिक्षा का अंतर रहा, उसको समझने की कोशिश की। और उन्होंने पाया कि 100 वर्षों में चीन और भारत द्वारा निर्धारित अलग अलग पाठ्यक्रमों में मानव पूंजी और उत्पादकता में आश्चर्यजनक परिणाम दिए थे। क्या अंतर था? प्रमुख निष्कर्ष क्या है? देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में हुई जब, तो उसमें छात्रों की संख्या चीन से 8 गुना ज्यादा थी। यानी 1900 के आसपास भारत में 8 गुना ज्यादा चीन में जितना छात्र थे उससे 8 गुना ज्यादा हम थे। लेकिन 1905 में शाही शिक्षा प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया, तो 2030 तक आते आते इनमें जो है चीन ने भारत के साथ कुल नामांकन संख्या में बराबरी कर ली। फिर भी पिछड़ गया। 50 के दशक में जो है वहां पे पीपुल रिपब्लिकन का विस्तार होता है, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा में दिक्कत होती है, लेकिन माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पे उसको बनाए रखा। 80 के दशक की शुरुआत में भारत का कॉलेज नामांकन का अनुपात चीन के तुलना में 5 गुना अधिक था, जबकि अब जाके ये 2020 तक जाके ये कहानी बदला है कि चीन ज्यादा हुआ है, भारत कम हुआ है। क्यों हुआ है? इसके अंदर ऐतिहासिक जड़ें हैं। अलग अलग प्रक्षेपण पथों क्यों प्राप्त की, उसके पीछे जड़ें हैं। क्योंकि चीन के 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो किंग राजवंश था, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सैन्य संबंधी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसको ऐसे चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, टेक्निकल नॉलेज हो, उस चीज को, शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत में अंग्रेजों का शासन था, उन्हें क्या चाहिए था? काले अंग्रेज चाहिए थे, उन्हें क्लर्क और लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, और ऐसे लोग जो उनकी उपभोक्ताओं का सामान खरीद सकें। उन्हें कभी नहीं चाहिए था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि ये उनके साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल था। ऐसे में उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणालियां बनाई जो क्लर्क और जूनियर प्रशासक तैयार करते थे, न कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तैयार करते थे। और सेवाज में केवल अधिक संपन्न वर्गों के पास ही विकल्प था कि वो क्या सरकारी जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 47 में जो स्वतंत्रता हुई उसके बाद भी वही चीजें चली आई, और भारत ने उच्च शिक्षा पर ही ज्यादा बल दिया, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही बड़े बड़े संस्थान खड़े किए, इस कीमत पर भी कि प्राइमरी और मिडिल इनकम जो है एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रभाव क्या पड़ा? अध्ययन बताता है कि 60 के दशक में पैदा हुए आधे व्यक्ति भारत में निरक्षर रह गए, जबकि चीन में यह आंकड़ा 10%। क्यों? स्कूल ही नहीं थे। अधिकांश स्कूली आयु वर्ग के बच्चे भारतीय जल्द ही स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे गांव में कोई पढ़ाने नहीं जाता था, या उनको काम बल के लिए ज्यादा जाना पड़ता था। साथ ही में जो रणनीति, बॉटम अप की रणनीति अपनाई गई, ऊपर करो फिर नीचे जाएगा,
उसने युवा विद्यार्थियों को हाँ सॉरी चीन ने बॉटम अप की अपनाई, नीचे से ऊपर ले जाओ, पहले एजुकेशन दो, 5 साल की शिक्षा देना है, बड़े हुए उपसमूह को कुल 12 साल की शिक्षा, फिर उसके बाद हाई स्कूल। इसने वहाँ पे एक बड़े लेवल पर नीचे से पढ़ा शिक्षा जो है प्राथमिक माध्यमिक शुरू किया, जबकि भारत ने उच्च स्तर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। गांधी जी ऐसा नहीं करते चाहते थे, गांधी जी यही मॉडल चाहते थे, लेकिन अब जो भी हो मॉडल दूसरा चुना गया। तो इसमें भारत में दूसरा और अंतर है कि स्नातक पर सामाजिक विज्ञान की अधिकता, ह्यूमैनिटी विषयों की अधिकता है, जबकि चीन में इंजीनियरिंग विषयों की, टेक्निकल नॉलेज की अधिकता है। कैसे देखा जाए तो चीन में 1930 के दशक के शुरुआत में ही मानविकी, कानूनी और व्यवसाय का अधिक प्रतिनिधित्व कम होने लगा था, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक, स्नातक शिक्षक वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और कृषि विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित थे। हमारे यहाँ मानविकी के रूप में आज भी हो रहा है। उसमें पता चलता है, एक लेख था कि जैसे जिन देशों में अगर विकास करना है आर्थिक, तो आपको मानविकी की जगह आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होनी पड़ेगी। और यही सच है कि वर्तमान में लोग कहते हैं कि भारत इंजीनियरों का घर है, अमेरिका को लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में चीन में इंजीनियर है, इसलिए हाई स्पीड ट्रेन से लेके ईवी सब कुछ चीन से हो रहा है, भारत में नहीं। भारत सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का घर है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल ज़्यादा घर तो चीन का है, ये बात ये कह रही है। तो ऐसे में चीन में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक स्नातकों की उच्च हिस्सेदारी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उच्च हिस्सेदारी के साथ मिलकर विनिर्माण पथ को आगे बढ़ाया है। महत्व देखिए, 92 में जो डेंग जियांग है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला। 92 में ही मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने भी अपनी इकोनॉमी को खोला, लेकिन स्थितियां अलग अलग। क्यों अलग अलग? वही ऐतिहासिक परिणाम कि इतिहास के अवशेष कि हमने शिक्षा को ऐसा बनाया जो मानविकी पर था या विनिर्माण क्षेत्र के लिए बल नहीं था, और चीन ने ऐसे अपनाया जो उसके विनिर्माण क्षेत्र को अपना सकता है। आज देखिए 14 के बाद सरकार ने जो अपनी शिक्षा या जो नई शिक्षा नीति आई है, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग, ये सारी पहलू करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास? क्योंकि इसी के जरिए हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एक्स्ट्रा जो है श्रम है उसे हम खपा सकते हैं, न कि सर्विस सेक्टर में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।